एक गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था रमेश। रमेश दिन भर इधर उधर घूमता था और मौज मस्ती करता रहता था। क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार थे, इसलिए रमेश अपने पैसों को फिजूल खर्च करता था और इसी वजह से प्रसाद उससे नफरत करते थे। पर शारदा अपने बेटे रमेश को हर बात के लिए सपोर्ट किया करती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। तभी रमेश अनामिका नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। रमेश को देखकर प्रसाद और शारदा दोनों बड़े आश्चर्य होते हैं। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? एक बार तुम मुझसे कह सकते थे ना। ये बेवकूफी करके तुमने मेरा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। इस लड़की से प्यार करते हो? ये लड़की कौन है? अब चुप क्यों हो? अपना मुंह खोल के बोलो। माँ, अभी नहीं बता सकता हूँ मैं कुछ, थोड़ी देर मुझे अकेले छोड़ दो। ऐसा कहकर रमेश चला जाता है। अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। प्रसाद और शारदा इस बारे में एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। वो बहुत चिंतित थे। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। उसे देखकर तो लग रहा है कि बेवकूफ बनाया गया है। अभी मुझे अकेला छोड़ दो और जाके पता करो क्या हुआ है। प्रसाद के कहने पे शारदा अपने बेटे के पास जाती है पता लगाने। उधर रमेश अकेले बैठकर दुखी हो रहा था। शारदा रमेश को वहाँ ले जाती है जहाँ प्रसाद थे। प्रसाद को देखकर रमेश उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। फिर बाद में जो कुछ हुआ था वो एक एक करके बताता है। माँ, असल में ऐसा हुआ, मैं और मेरे दोस्त मस्ती कर रहे थे, तभी अनामिका वहाँ आती है। अनामिका बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए मेरे दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं। मैं उन्हें डांटता हूँ, फिर भी मेरे दोस्त अनामिका को लेके एक तरफ जाते हैं। तभी अनामिका अचानक से बेहोश हो जाती है। मैं परेशान होके उसके मुंह पे पानी का छींटा मारता हूँ। अनामिका आंखें खोल के मुझसे बातें करती है, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। वो बताती है वो बहुत गरीब है, उसके पिताजी को बहुत परेशानी हो रही है उसकी शादी के लिए। अनामिका की समस्या सुनने के बाद मैं वहाँ से निकलने ही वाला था, तब अचानक अनामिका चिल्लाने लगती है। वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है। फिर अनामिका नाटक करने लगती है। वो कहती है कि मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और फिर वो रोने लगती है। इसलिए वहाँ के सारे लोगों ने अनामिका के साथ मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। ये तो बहुत ही भयानक चीज हुई है बेटा रमेश। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया अनामिका के साथ। उसने मुझे धोखा दिया है, वो झूठ बोली थी। तुम यहीं रुको, मैं जाके कमरे में देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। रुको। ऐसा कहकर शारदा अनामिका के कमरे में जाती है। वहाँ अनामिका अपने पिताजी से फोन पे बात कर रही थी। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 1 महीने के अंदर पूरी संपत्ति मेरी होगी। आप बस देखते रहिए, जब संपत्ति मेरे नाम पे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा आश्चर्य हो जाती है और बहुत गुस्सा आता है उसे। जल्दी से वो अनामिका ने क्या क्या कहा रमेश और प्रसाद को बताने आती है। सभी लोग मिलकर अनामिका के कमरे में जाते हैं उससे सवाल करने। धूर्त और गंदी सोच वाली लड़की, तुम इस घर की बहू बनोगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक पल के लिए भी तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। चलो यहाँ से निकलो। नहीं सासू माँ, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत दिनों से मैं उसे चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि आपके बेटे से शादी करूँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मैंने उसे बेवकूफ बनाया और इस तरह से शादी की। पर सच में मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा होता अगर मैं ये बात आपसे पहले बता देती। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ। फिर तुम जो अपने पिताजी से कह रही थी वो झूठ कह रही थी क्या? अपनी मीठी बातों से मत फुसलाओ, यहाँ तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ माँ, वो सब झूठ था। कहना पड़ा मुझे मेरे पिताजी को, क्योंकि वो बहुत बड़े शराबी हैं। जो भी मैं कमाती हूँ परिश्रम करके, वो सारे पैसे छीन के वो शराब में खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर मैं इस संपत्ति के बारे में कहती हूँ तो मेरे पिताजी कम से कम कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर रहेंगे। बाद में भी मैं उनसे ऐसी बातें करूंगी ताकि वो मुझ पर भरोसा करे। ये सारी बातें आपने सुन ली और आपको मेरे पे शक होने लगा। कृपया करके मुझ पे भरोसा कीजिए माँ। अनामिका की ऐसी बातें सुनने के बाद सासू माँ शारदा अनामिका का परीक्षा लेने का सोचती है। जब तक गर्मी खत्म नहीं हो जाता तुम्हें जाके
उस कुटिया में रहना होगा। हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब गर्मी खत्म होगी तब मैं तुम्हें अपनी राय दूंगी। इस तरह से शारदा अपनी बहू की परीक्षा लेती है। बेचारी बहू उस कुटिया में रहती है पर गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक से वो खाना भी नहीं खाती थी। कभी कभी रमेश वहाँ जाया करता था। इधर अमीर सासू माँ एसी में बैठ के गर्मी मजे से बिता रही थी। शारदा अपनी बहू से पूरा फार्म हाउस साफ करवाती थी और ये सारा काम वो तपती धूप में उससे करवाती थी। पर अनामिका ये सब कुछ बर्दाश्त करती थी। उस चिलचिलाती धूप में वो उससे भारी भरकम वजन भी उठाने के लिए कहती थी। इस तरह से अनामिका अपनी सासू माँ के कहे सारी बातें मानती थी। देखते देखते गर्मी निकल जाती है। अनामिका का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उसके शरीर में इतनी कमजोरी छा जाती है कि वो चल फिरने के हालत में भी नहीं होती है। बीमार पड़ जाती है वो। ऐसी परिस्थिति देखकर रमेश को अनामिका पे बहुत दया आती है। तुम परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हें मैंने अपने बहू के रूप में स्वीकार लिया है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ कि आखिरकार आपने मुझे स्वीकार लिया। माँ, मुझे नहीं पता था कि अनामिका मुझसे इतना इतना प्यार करती है। मैं अनामिका के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। ये लड़की मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे कभी पता नहीं था। अनामिका के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, इतनी प्यार करने वाली लड़की तुम्हें कहीं मिलेगी भी नहीं। शारदा, बहू को अंदर ले आओ। शारदा अपनी बहू को घर के अंदर प्रवेश करवाती है और उसकी चिकित्सा भी कराती है। गरीब बहू रानी अनामिका को उसकी सासू माँ शारदा बहुत प्रशंसा करती है। ससुर जी और पति भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन से अनामिका उस घर में शारदा के साथ महारानी की तरह रहने लगती है और उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश खेती बाड़ी करता था और उसी से घर चलाता था। शारदा खेतों में सब्जी उगाया करती थी और उसे बेचकर पैसे कमाती थी। अनामिका घर पर ही रहती थी, खाना बनाती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा, दिन ब दिन सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोग सब्जियां खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? सरकारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ के कारण गरीब किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इतने पैसे निवेश किया है खेती के लिए, तो अब वो दाम बढ़ाकर सब्जियां बेच रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने अपना भाव बढ़ा दिया है तो बढ़ते भाव की वजह से सभी को परेशानी हो रही है। हम किसान हैं, हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें सही दाम पे बेचना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम किसान हैं, पर इस बात का किसी को परवाह नहीं। वो कहते हैं कि हम देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारे पीठ पीछे ही वो छुरा भोगते हैं। हम रात दिन इतनी परिश्रम करके काम करते हैं और वही किसान रात के वक्त अपनी जान गंवाते हैं बिजली के झटके खाके। और कुछ लोग तो खेती के दौरान ही अपनी जान गंवा देते हैं। फिर सुखाड़ की वजह से सारा फसल बर्बाद हो जाती है और लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आप इतना सोच रही हैं, पर लोगों को इस बात को लेके थोड़ी भी परवाह नहीं है। बस वो भाव बढ़ गए यही कहते हैं। अरे बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्या हो गया ऐसा? मैं दुखी हूँ माँ। हमारे कुएं के पानी सूख चुके हैं। झील से पानी लाके खेत में इस्तेमाल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि सब्जियों के भाव बढ़ गए और भाव बढ़ गए। मैं बहुत दुखी हूँ। शारदा रमेश की बातें अनामिका उधर से सुन लेती है। फिर वो खाना पका के पति और सासू माँ के लिए ले आती है। भोजन खत्म करके रमेश खेत के लिए निकल जाता है। शारदा सब्जियां बेचने चली जाती है। फिर अनामिका घर पे अकेली थी। अनामिका के दिमाग में बस वही सारी बातें चल रही थी जो उसके पति ने कहा था। ठीक उसी वक्त अनामिका के दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। गांव में कुछ ऐसे जमीन थे जो फसल के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। कोई वहाँ पे जाता भी नहीं था। वहाँ अनामिका सोचती है किसी को बिना बताए कुछ अच्छे फसल उगाने के बारे में। शारदा और रमेश के घर से चले जाने के बाद वो उन जमीनों पे जाती है और वहाँ पे बैगन की खेती करती है। बैगन की खेती करने के लिए हमें बहुत पानी चाहिए होगा। मेरे पति कह रहे थे कि पानी की समस्या है। मैं एक काम करूंगी, हर दिन मैं झील से पानी लाके यहाँ पे भर के रखूंगी, फिर कुछ ही दिनों में बैगन फलने लगेंगे। इस तरह से सोच के अनामिका बैगन की खेती करती है। अपने पति और सासू माँ को बिना बताए वो मटके से झील से पानी ले आती है और बैगन की खेती में डालती है।
इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं और लोगों का नाटक शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ किसान सुखाड़ की वजह से सब्जियां नहीं उगा पा रहे थे। शारदा रमेश भी बहुत चिंतित थे। अब क्या होगा माँ? मैंने भी सब्जियां उगाना बंद कर दिया है। घर पे पैसे आने का कोई स्रोत भी नहीं। हाय भगवान, और कितनी समस्या आएगी। इस बड़ी परेशानी से हम कैसे निकल पाएंगे माँ? बेटा, एक बार हम MRO ऑफिस जाके मदद के लिए उनसे विनती कर सकते हैं। तुम सभी किसानों को इकट्ठा करो, हम चलते हैं। अभी के अभी जाओ। कम से कम चलो, सरकार से हम मदद मांग के देखते हैं, किसानों की भी सहायता होगी। हाँ माँ, ऐसा ही करते हैं। अभी हम निकलते हैं, चलो। रमेश ऐसा कह के निकल जाता है। शारदा इस बात को लेके बहुत चिंतित हो जाती है। अनामिका भी सोचने लगती है अपने पति और सासू माँ की कही हुई बातों पर। उस दिन किसी ने एक दाना तक मुंह में नहीं लिया। रमेश जो बाहर गया था वो शाम को लौट आता है। जब वो लौट आता है उसके आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बेटा अनामिका, जाके एक गिलास पानी ले आओ। पानी पीने के बाद रमेश अपनी सांसें रोककर रोने लगता है। रमेश को इस तरह देख शारदा और अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या हुआ, क्यों वो रो रहे हैं, ये पूछने लगती है। क्या हुआ है, हमें बताओ। MRO के ऑफिस में क्या कहा? क्या उन्हें मदद के लिए कही? हमें कोई नहीं बचा सकता है माँ। एक तरफ सरकार और एक तरफ लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। MRO भी हमें किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकती है। वहाँ कोई कुछ कह रहा है। हम वहाँ पे मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं ठीक से माँ। सरकार के पास फंड की कमी है माँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों को कुछ दिनों तक वो मदद नहीं कर सकते हैं। कम से कम 3 महीने लगेंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। किसानों की समस्या सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वहाँ रविंद्र चाचा ने जाके आत्महत्या कर ली। हाय रे, ये तो बहुत भयानक बात है। उसकी तो 2 बेटियां भी है। उसने ऐसा क्यों किया? अब वो क्या करेंगी? यही तो कह रहा हूँ माँ, हमारी किस्मत बहुत खराब है। कष्ट भरा जीवन है। भगवान हमारी विनती सुनते ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो क्यों ना। शारदा और रमेश जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस बीच अनामिका आके कहने लगती है। अजी सुनते हैं सासू माँ, मैंने आप दोनों से एक बात छुपाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है वो बात बताने का। क्या अनामिका, कौन सी बात छुपाई है? मैं बता नहीं सकती हूँ, दिखाऊंगी, आइए। ये कहकर अनामिका रमेश और शारदा को खेत में ले गई जहाँ उसने बैगन उगाती है। वहाँ हर पौधे में बैगन गुच्छे गुच्छे में लटके हुए थे। ये देखकर शारदा और रमेश चौंक जाते हैं। अनामिका, ये सब तुमने किया है? पर कब किया? इस खेत को उगाने के लिए तुम हर दिन पानी घड़े से ले आती थी क्या? गांव वालों ने मुझे कहा था कि तुम पानी ले जाती हो, पर तुमने कभी कुछ नहीं बताया। सिर्फ आप ही नहीं सासू माँ, गाँव वालों को भी नहीं पता कि हम ऐसे फसल उगा सकते हैं। मैंने थोड़े से पानी में ही ये सब उगाया है। मैंने रेडियो में इस तरह की खेती की प्रक्रिया के बारे में सुना था, इसीलिए आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया। कैसा लगा? वाह अनामिका, तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा है। तुम्हारी ऐसी खेती देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अनामिका ने उन बैगन की फसल को इसलिए ही उगाया था ताकि सभी ग्रामीण उस बारे में जान सके। उसने वो पद्धति सभी को सिखाई। सुखाड़ के समय अनामिका ने सोचा कि किसान कैसे खेती कर सकते हैं। सभी किसानों को उसने बताया कि सुखाड़ के वक्त किस तरह से खेती किया जा सकता है। फिर अनामिका के कहे हुए इस पद्धति से सभी ने खेती की। अनामिका के इस सेवा की वजह से सरकार ने उसे सम्मानित भी किया। उसे सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार भी दिया गया। शारदा अपनी बहू की फसल बेचकर बहुत खुश होती है। रमेश भी अपनी पत्नी की महानता के लिए बहुत गौरव महसूस करता है। तब से वो परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।